चलिए भाई, तो आप सबका स्वागत है इस सीरीज़ का तीसरे लेक्चर में। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये तीसरा लेक्चर है, तो कैसा लगा लेक्चर पिछला दोनों वो हमको बताइएगा कमेंट में। और इस लेक्चर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा, जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे 100 नहीं हो बटे मार्केट प्राइस और इंटू 100। ये फार्मूला होता है। जब भी छूट निकालते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है, ये बात जानते होंगे आप। तो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ से हम छूट का प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ अंकित मूल्य दिया हुआ 28,500 और विक्रय मूल्य दिया हुआ 15,675। तो इसको घटाते हैं, 28,500 माइनस 15,675 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, तो 12,825 हो जाएगा। इसका एमपी और एसपी का डिफरेंस जो है वो 12,825, ठीक है। बट्टे जो एमपी है, एमपी हमारा कितना है मार्केट प्राइस, वो 28,500, 28,500, ठीक है, इंटू 100। ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। हम दूसरे पेन का यूज कर सकते थे ताकि आपको क्लियर देख पाए। 5 से काटेंगे तो 50 25 और 5 7 35। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 50 25, 5 7 35, सॉरी 5 7 35 नहीं हुआ, 50 25 हो जाएगा। और ये 6 और 2, 5 6 30 और 50 25। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 मरतबे 228, 256 में से 228 कटेगा तो 28 बच गया। और ये जो 5 बचा हुआ 100, तो 228, 28 और 5 285, 27 57 पंचे 285, तो ये 45 मरतबे कट जाएगा। तो 45% गुना आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं को आप, और इसको तोड़ के या भाग विधि से किसी भी जो आपको सही लगे तो आप इसको गुना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ कि यहाँ पेज थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो इसका 45% आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड मास से, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 गुने 9 + 4 माइनस 13 गुने 14 बट्टे 50 माइनस कोष्ट में 12 + 12, ठीक है। तो हो जाएगा 9 4 13, 13 गुने 16 और 13 गुने 14। ये दोनों में से 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये 13 कॉमन ले लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 16 और 14, तो 2 बचेगा ना। देखिए ये नीचे देखिए, ये ऊपर हो जाएगा 26, 13 दूना 26 हो जाएगा। नीचे की बात करेंगे तो 12 12 24, अब 50 में से 24 गया तो 26, ये भी 26 आएगा, ये भी 26 26 कट गया था, एक आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 आदमी किसी काम को 13 दिन में कर सकता है, तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये 18 आदमी है, वो किसी काम को 13 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो 54 आदमी मान लो कि इसको x दिन में ख़त्म करेगा, यहाँ पर x। ये फार्मूला हमने पिछले क्लास में देखे थे ना, m1 इंटू d1 बटे w1 बराबर m2 बट गुने d2 बटे w2। ये होता है मेन पावर, ये होगा डेज बटे वर्क। ये मेन पावर डेज बटे वर्क, ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं ये। तो इस हिसाब से यहाँ पे वर्क नहीं दिया हुआ है तो वर्क नहीं रखेंगे। तो पहला व्यक्ति और 18 व्यक्ति और 13 दिन, 54 व्यक्ति मान लिया एक दिन में काम खत्म करेंगे। तो 18 3 54, 3 मरतबा कट जाएगा और 13/3 दिन हो जाएगा। यहाँ पर 13/3 हो जाएगा। तो 54 व्यक्ति 13/3 दिन में ये पूरा काम कर लेगा, जितना 18 व्यक्ति 13 दिन में काम को ख़त्म करता था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। देखिए कह रहा है कि एक कोई धनराशि है जो 8 वर्ष और 6 महीना में, तो 8.5 ईयर हम लिख देते, ठीक है। 8 सही से लिख देते हैं, मैंने लिख दिया इसको 8.5
5 ईयर में 3 गुना हो जाता है। मतलब एक जो धनराशि 1 थी वह 8.5 वर्षों में 3 हो जाती है। तो इस पर ब्याज कितना मिला होगा? एक धनराशि है और 3 हो गया तो ब्याज मिला होगा 2। तो 2 का ब्याज मिला है कितना? 8.5 वर्ष में। तो पूछ रहा है कि ब्याज के प्रतिशत कितना होगा। 2 का ब्याज मिला है कितने वर्ष में? तो 8 वर्ष को इसे लिख सकते हैं 17/2। इसको दशमलव में तोड़ देंगे तो इंटू 100। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 400/17 हो जाएगा। ये 4, ये 2 ऊपर गया ये वाला, और ये 2 ऊपर गया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 100 400 17 दूना 34 बचेगा 6, 6 0 60 हो जाएगा। 17 तिया 51 बचा कितना? 9 बचा तो एक दशमलव में देंगे तो 90 हो जाएगा। 17 बचे 85, मतलब 23.5%। आगे कुछ आएगा तो यहाँ पर देख के हमको लग गया कि यही आंसर होगा 23.5%। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। मैंने यहाँ पर समझना था कि 1 से अगर 3 हो जाता है तो 2 इस पर ब्याज मिल रहा है। 2 ब्याज कितने साल में मिल रहा है? तो 8.5 साल में। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का त्रिज्या 402 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना होगा? तो गोले की त्रिज्या दिया गया है 402 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 गुने पाई आर क्यूब होता है। तो हम करेंगे वैसा ही 4/3 गुने 22 सॉरी थोड़ा मोटा पेन हो गया ना, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेन को, सही रहेगा। ठीक है, 4/3 गुने 22/7 आर क्यू कितना हो जाएगा? 42 गुने 42। ठीक है, बट्टे में 1000 लिख देते हैं, कहाँ कि सब में दशमलव था। ठीक है, 402 था, मैंने 42 ले लिया, तो इस जो दशमलव था उसको मैंने नीचे ले आया। तो हो जाएगा 7 3 21, 21 दूना 42, ये कट गया। अब देखते हैं 42 गुने 42 गुने 2 गुने 4 गुने 22, इसका गुना हमको करना है सबका। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे? तो हो जाएगा 4 दूना 8, अब 22 हटे 176। ठीक है, ये गुना होगा 1, और यहाँ पर 42 गुना 42 तो 42 का स्क्वायर निकालेंगे हम। तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, और हो जाएगा 42 के 1764 होता है। कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 9 16 के 6 हाथ में 1, 16 1 17, 1764। इसका गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लेना आप। अब बट्टे में यहाँ पे कितना है? 1000 है, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। गुना आप कर लेना। ठीक, गुना बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जगह बचेगा नहीं, तो आप कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको सिर्फ कंसेप्ट देखना है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन तो आपको खुद ही स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 880 प्लस 41 भागा 14 गुने 84 माने 26 का मान कितना होगा? तो 880 प्लस 41 भागा 14 इंटू 84 माइनस 26। ठीक है, 14 छक 84, 6 से गुना होगा 6, 6 छक 24, 246। 246 में 26 गया तो कितना हो जाएगा? ये बचेगा, ये दोनों मिला के 220। 880 ये है और 220 ये है, तो कितना हो जाएगा? 1100। 880 प्लस 220 1100। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संख्या में से 25 घटा दिया जाता है तो वो संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। कोई संख्या अगर उसमें से हम 25 घटा देते हैं तो वो संख्या खुद का 50% हो जाता है। मान लीजिए कि कोई संख्या मैंने x मान लिया, x में से अगर 25 हमने घटा दिया तो ये संख्या खुद की 50%, मतलब x की 50/100 हो जाती है। ठीक है, ये काटेंगे तो 1/2, तो ई x/2 इस तरफ आएगा, तो x माइनस x/2 बराबर 25। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2 बराबर 25। तो x की वैल्यू कितना निकला यहाँ से? 50। सिर्फ ये इक्वेशन बनाने के, इस क्वेश्चन समझने वाला था सिर्फ, कि अगर किसी संख्या में से 25 घटाते हैं तो वो उस संख्या का 50% हो जाता है। ये सिर्फ समझने वाला पार्ट था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है,
बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन एकदम इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में और मॉक टेस्ट वगैरह सब में। बोला है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, 10% और X% के 2 क्रमांक छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपये में बेच जाती है, तो X का मान कितना है। बता रहा है कि कोई वस्तु या कोई कुर्सी है जिसका कीमत 5,000 रुपये है, तो उस पर 2 छूट दिया जाता है। पहला छूट 10% का और दूसरा छूट X% का, और 2 छूट देने के बाद उसको 3150 रुपये में बेचा जाता है। तो दूसरा छूट जो हम X% का दिए हैं उसका वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर 5,000 पर 10% का छूट देता है तो 5,000 गुने 9/10, 90% बचेगा ना भाई, 90/10 इसे ही कट जाएगा। तो और 10% छूट दे दिया गया तो 90% बचा उसका, तो कितना निकलेगा यहाँ से 4,500। 4,500 पर कितना छूट दिया जाए कि उसका जो फाइनल जो SP है 3150 बटे। तो छूट हम पहले क्या पढ़े, पहले क्वेश्चन जो था क्या था कि छूट परसेंट निकालना था। इसमें भी ऐसे ही छूट परसेंट निकालना है। ये हो गया जो मार्केट प्राइस हो गया और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो गया, और उस पर कितना छूट देते हैं ये कि इसको 3150 रुपये में बेचा जाए। इससे पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो डिस्काउंट परसेंट था, क्या था MP माइनस SP बटे MP इंटू 100 था ना, पहला क्वेश्चन यही था। तो देख लेते हैं, 3150 यहाँ पे SP है और 4300 रुपये क्या है MP मान सकते हैं हम इसको। तो अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4400 और में से 50 गया तो 4350। तो 4350 ये हो गया MP माइनस SP का वैल्यू निकला 4350। दोनों घटा देंगे तो माइनस कर दिए तो, और टोटल MP कितना है 4500 रुपये गुने 100। इसे ख़त्म, 5 से काटेंगे 5 नंबर 45, 5 से कटेगा ऊपर 5 8 40 और 5 7 35 और 0, फिर 9 से काटेंगे तो सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिख दिया। यहाँ पे अगर घटा के हमने ज़्यादा लिख दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 4300 जो लिखे थे हम लोग घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1350 होगा। सॉरी मैंने जल्दीबाजी में 4350 लिख दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसी होती रहती है मिस्टेक। आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक देखने को मिलेगा आपको, जो जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। 0 से 0 कट गया और ये 45 दिया 135 3 मरतबे, आई जो 0 होगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30%। सॉरी, तो 30% जो इसका आंसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 30%, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लोगों से भूल हो गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A और B अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन A ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया और शेष काम B ने 12 दिन में पूरा किया। काम की शुरुआत में कितने दिनों तक के बाद A काम छोड़ देता है। देखिए कह रहा है कि जो A अकेले काम को 20 दिन में करेगा, B अकेले काम को 60 दिन में करता है, लेकिन दोनों मिल के एक साथ काम शुरू किया। कुछ दिन बाद A काम छोड़ के चला जाता है और जो बाकी काम बचता है उसको B 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो A अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और B किसी काम को 60 दिन में करता है, और दोनों का LCM लेंगे तो हो जाएगा 60। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना है 60 है, टोटल वर्क मैंने मान लिया 60 है। तो इसका ये 20 दिन में पूरा काम करता है, ये 60 दिन में पूरा काम करता है। एक दिन में कितना काम करेगा 3, एक दिन में एक काम करेगा। इसको ही क्षमता कहा जाता है, एफिशिएंसी कहा जाता है। जो एक दिन आपको निकल कर देखने को मिला है इसको क्षमता कहा जाता है कि एक दिन में जो कोई व्यक्ति जितना काम करता है वो उसका क्षमता आ गया। जैसे टोटल काम 60 है, इसकी पूरा काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा तो इसका क्षमता 3 हो गया। क्या किया कि बोलता है 3 और 4, सॉरी 3 और 4 बोलते हैं, 3 और 1 मतलब A और B दोनों मिलकर कुछ दिन काम किया। मैंने मान लिया कि दोनों मिलकर एक दिन काम किया होगा,
तो 3 + 1, दोनों की एफिशिएंसी हम जोड़ लिए और x दिन काम किया। अब बाकी जो बचा हुआ काम था वो b 12 दिन में किया, तो बाकी इसका एफिशिएंसी 1 है, b का एफिशिएंसी 1 है और इसका 12 दिन में काम किया, तब जाके ये टोटल 60 काम हुआ। ठीक है, ये समझ में आया। मैंने मान लिया, मैंने माना कि टोटल काम एलसीएम मैंने पहले ले लिया एलसीएम 20 और मैंने यहाँ पे 20 और 60 का एलसीएम लिया। ठीक है, 20 60 का एलसीएम 60 हो गया। फिर मैंने निकाला कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो मैंने मान लिया कि 3 दोनों मिलकर 3, जिसका एफिशिएंसी 3 है और जिसका एफिशिएंसी 1 है, मतलब ए और बी दोनों एक दिन तक मैंने माना कि 7 काम किया होगा। उसके बाद जो शेष काम बचता है उसको बी करता है 12 दिन में, तो बी की एफिशिएंसी 1 है और उसको 12 दिन में करता है, तब जाके टोटल 60 काम होता है। ठीक, तब यहाँ से हमको शुरू करेंगे। ये जगह 4x + 12 = 60, ये 12 जाके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 48, आई 4 से कट जाएगा तो 12 मरतबे। तो x क्या किया 12 दिन निकल के यहाँ आया। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो a और b शुरू में 12 दिन तक साथ काम किए और बाकी जो काम बच जाता है उसको b अकेले 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पे x 12 दिन आंसर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 दोस्तों की ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, 150 की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ के चला जाता है, तो नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो मैंने कल बताया था क्वेश्चन, कल का जो चैप्टर, कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है या आप जो लेंदी क्वेश्चन आता है उसको आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। एवरेज का जो लेंदी क्वेश्चन आता है उसको कैसे, एजम्पशन से, मतलब आप मान सकते हो उसको। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 दोस्तों का जो औसत ऊँचाई है 144 सेंटीमीटर, एक आदमी चला जाता है तो 5 का जो है, मान लीजिए 5 का कुछ बचता होगा यहाँ पर एवरेज। एक आदमी गया है जिसका ऊंचाई 150 सेंटीमीटर था। ठीक है, 150 सेंटीमीटर वाला कोई बंदा था, वो ग्रुप से चला गया, जिस वजह से इसकी जो एवरेज ऊंचाई थी उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला। तो 6 दोस्त है इसका, उसका ऊंचाई कितना है 144 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कि जो पाँचवा जो एक बच्चा गया, जो इसका एक दोस्त गया है यहाँ से, वो 144 सेंटीमीटर, उसका भी ऊंचाई 144 सेंटीमीटर होता, तो इसके ऊंचाई जो पाँचों का ऊंचाई जो एवरेज निकलता उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। कल हम बताए थे, अगर 5 5 5 5 ऐसे 4 की संख्या है, इस सब का एवरेज जो है 5 दिया हुआ है, लेकिन अगर इसमें से अगर एक बंदा चला भी गया तो फिर तीनों का एवरेज 5 बचेगा, फिर एक बंदा और भी चला गया फिर भी दोनों का एवरेज 5 बचेगा। मतलब अगर जितना एवरेज है उसी ऊंचाई या उसी वजन उसी हाइट का कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर उस ग्रुप से जाता है तो उसके जो एवरेज हाइट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने मान लिया कि जो 150 वाला गया है 144 कहाँ ही गया होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गया कितना 150, मतलब 144 तो गया ही गया, मतलब अपना तो ले ही गया प्लस 6 एक्स्ट्रा ले गया। तो 6 एक्स्ट्रा किसका ले गया, इस पाँचों का, तो 144 तो होगा ही होगा, लेकिन जो 6 एक्स्ट्रा ले गया वो 5 पे बटेगा, तो 6/5 तो 1.2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 142.8। ये कंसेप्ट मैं कल आपको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो। कॉन्सेप्ट बहुत धाकड़ है, इसको आप एक बार दिमाग में रख लेंगे तो आपको मतलब कभी दिक्कत नहीं होगा इस सब चीज़ से। ठीक है, फिर से देखिए, एक बार फिर से देख लें। 6 दोस्त का कीमत ऊंचाई जो होता है 144 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से एक दोस्त जो है, इसका एक दोस्त है वो चला गया इस ग्रुप से निकल कर, जिसका हाइट 150 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए कि इसका हाइट 144 सेंटीमीटर रहता, जो 150 सेंटीमीटर वाला गया है, अगर उसका ऊंचाई 144 सेंटीमीटर होता तो इसके जो पाँचों का एवरेज निकलता उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या किया है, ये 150 ले गया है तो ये 6 अधिक ले गया, तो ये 6 कम जाएगा किस पे, पाँचों पर कम जाएगा। तो यही जो 144 तो होगा ही होगा इसका एवरेज, लेकिन जो 6 एक्स्ट्रा ले गया वो 6 पाँचों पे कम जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा, तो 1.2 हो गया, तो 1.2 घट जाएगा इसमें से, तो 142.8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पित्तल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, तो 370 kg पित्तल में तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। जो है वो जो तांबे और जस्ता, तो ये है जो तांबा है और ये जो है वो जस्ता है। तांबा 25 है और जस्ता 12 है, तो पित्तल का कुल वजन कितना हो जाएगा 25 12 37।
37 पूरा वजन है, 37 में कितना है? तांबा जो है 25 है, तो 37 का वैल्यू दिया हुआ 370, 10 मतलब पूरा कट जाएगा। तो तांबा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 गुने 10, 250। ये तो एकदम इजी था। ठीक है, आ गया समझ में? देखिए मैं थोड़ा सा जिस पेन का यूज़ कर रहा हूँ उससे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उतनी अच्छी राइटिंग आती नहीं है, तो मैं बोलता रहता हूँ, तो आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी पूरी पूरी बात, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बता रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस या पढ़े होंगे ना। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो देखते रहिए, हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। जैसे जैसे नया नया क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे, उससे आपका धीरे धीरे कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मैंने यहाँ पर माना CP और यहाँ पर माना SP। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 264 रुपये है। लाभ का प्रतिशत 33% है। मैंने माना कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो SP कितना हो जाएगा? 133, क्योंकि 33 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है दोनों के बीच का अंतर 264 रुपया है। तो जो अंतर इसका कितना है? 100 है, ये 133 है, तो इसका अंतर हो जाएगा 33। जो 33 रुपया है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 264। इसको काट देंगे, 11 तिया 33, 11 दूना 22 और 11 चौक 44, 3 से 8। तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे मैं दूसरा कलम से लिखता हूँ, 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा यहाँ पे? 133। तो 133 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ये 100 और ये 133 है, यहाँ पर 33 का वैल्यू दिया हुआ था 264, इसमें से एक का वैल्यू हमको निकला 8, तो 133 से कितना हो जाएगा? 133 गुने 8, तो 18 लिख दिया मैंने, 8 3 24, 8 3 8 104, 104 और 2 106, तो 264 क्या हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टेबल का विक्रय मूल्य उससे क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये एक और क्वेश्चन आ गया है प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है, मतलब कि जिससे ऐसे आप कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स देते हो SSC का खास करके, उसमें 1 2 3 4 3 4 क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, 2 3 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछ जाए तो कम से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये एक अच्छा चैप्टर है इसका। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कमांड रखिएगा। बोला है कि टेबल का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 25% है तो उसकी हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मैंने माना ये CP है, यहाँ पर मान लिया, यहाँ पे SP मान लिया। ठीक है, मैंने माना कि CP जो है वो 100 मान लिया। 100 इसलिए मानता हूँ कि मुझे परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत ना हो। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को ईजी करना है, हार्ड नहीं करना, इसलिए मैंने 100 माना। ठीक है, तो CP 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य जो है उससे क्रय मूल्य का 25% है। तो अगर CP 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको कितना कहानी हुआ? 100 रुपया किसी कीमत है किसी वस्तु को, आप 100 रुपया में खरीद के लाएँ और 25 रुपये में बेच दिए, कितना कहानी हुआ? 75 रुपये का। तो 75 रुपये कहानी हुआ 100 पे, तो हो जाएगा 75/100 गुने 100, क्या है कि 175 पे 100 है, तो इसलिए 75% सीधे आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 75%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या 11 और 13 के अनुपात में है, तो यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़ा है कि एक संख्या 11:13 के रेशियो में है। ठीक है, अगर उसका HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ 7, पूछिए संख्या कितना। मैंने ऐसे मान सकते हैं हम कि ये 11x हो जाएगा और ये 13x हो जाएगा। कॉमा दे देते बीच में, कॉमा है। ठीक है, कॉमा बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा रखते हैं कॉमा को। 11x हो गया और ये 13x हो गया, दो संख्या है जिसका HCF कैसे निकालेंगे हम लोग? भागावली से निकालते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं जो दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को डिवाइड करता हो। यहाँ पे 11 और 13 दोनों प्राइम है, तो कौन संख्या दोनों को डिवाइड करेगा? तो जो x माने वही संख्या दोनों को डिवाइड करेगा, x। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? x। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 7।
तो संख्या कितना हो जाएगा 11 गुने 777 और 13 गुने 7 तो 13 7 13 गुने 7 दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 13 91। इतना ही देखना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9464 रुपये हो जाएगी। पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज को 30% पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है तो कौन सी राशि 2 वर्ष बाद 9464 रुपया हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। यहाँ पर 30% का मतलब क्या होता है 3/10, मतलब आप 10 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद 13 रुपया हो जाता है, अगर ये 1 साल का है 1 ईयर। ठीक है, अगर 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 साल का बात करें तो, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो यही बोला है कि 2 साल में कौन सी राशि 30% इंटरेस्ट रेट पर 9464 रुपये हो जाता है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैंने एक रेशियो मान लिया कि 10 से 13 हो जाता है 1 साल में, तो 100 से इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 से 169 हो जाएगा 2 साल में। 169 मैंने माना कब 2 साल बाद। इसका जो मिक्सचर आ रहा है, मिक्सचर मतलब क्या, जिसमें इंटरेस्ट भी ऐड है और जो प्रिंसिपल है वो भी ऐड है, उसका वैल्यू कितना है 9464 9464। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 से 13 और 13 7 91, ये हो जाएगा 3 6 13 9 26 और 13 8 104। 13 से फिर से काटे तो कितना 13 6 78 नहीं 13 का 52 13 5 65 13 5 65 और ये कितना हो जाएगा 7 और 8 7 और 13 6 78। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकला कितना 56, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा गुने 56 तो हो जाएगा 5600। ठीक है, तो 5600 की राशि है जिसको हम 30% प्रत्येक कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल बाद 9464 रुपये हमको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 52। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का औसत से 3 गुना है। ठीक है, बोला 4 संख्याओं का औसत 52 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का औसत का 3 गुना है। 2 संख्याओं का योग कितना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है। क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से, है कि 4 संख्याओं का औसत 52 है और प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं का औसत से 3 गुना है। मैंने 4 संख्या मान लिया A B C और D। ठीक है, और बोल रहा है कि जो प्रथम 2 संख्याओं का औसत है अन्य जो 2 संख्या उसके औसत से का 3 गुना है। मैंने मान लिया इसका औसत जो है 1 है, इसका औसत हो जाएगा, जो बोल रहा है कि जो दूसरे 2 संख्या है इसके औसत से ही 3 गुना है। अगर इसका औसत मैंने 1 माना तो इसका औसत कितना हो जाएगा 3, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला 2 संख्या है उसका औसत अन्य 2 संख्याओं का औसत का 3 गुना है। तो पहला जो लास्ट 2 संख्या का औसत मैंने माने 1 तो ये हो जाएगा 3। अगर जो सम निकालें सम तो A और B का औसत 3 है तो सम कितना हो जाएगा 6, और C और D का औसत 1 है तो सम कितना हो जाएगा 1 गुने 2 2, तो 8 हो जाएगा। टोटल सम कितना हो गया 8 और 8 टोटल सम हो गया। आज संख्या कितना है 4, 8/4 का वैल्यू कितना है 52, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 26, सॉरी 2 का वैल्यू 52 हो जाएगा, सॉरी तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 26 निकला ना, यहाँ से 1 का वैल्यू 26, 1 का वैल्यू 26 निकला। तो बोल रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, तो योग कितना निकालें 2 संख्या का 6, तो 1 का वैल्यू 26 है तो 6 का वैल्यू 6 गुणे 26 बराबर 156। आगे समझ में। क्वेश्चन का थोड़ा लैंग्वेज टेढ़ा है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेते क्या। ठीक, इस बार देखेंगे ब्लू कलर। ठीक है, बोला है कि मैंने माना कि कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है वो अन्य 2 संख्याओं का औसत से 3 गुना। तो मैंने 2 संख्या माना A B C और D। बोल रहा है कि जो C और D का औसत मैंने अपने मन से 1 मान लिया। ठीक है, तो C और D का औसत 1 है तो बोल रहा है कि A और B का औसत होगा वो C और D का औसत से 3 गुना है, तो मैंने इसका औसत 3 ले लिया। अगर हम सम योग की बात करें
तो दो संख्याओं का औसत 3 है, तो योग क्या होता है? योग होता है औसत, योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर ऑफ, नंबर मतलब संख्या, योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर। यहाँ पर क्या है? एवरेज 3 दिया हुआ है यहाँ पे, और नंबर क्या हो? नंबर है 2, तो 3 गुने 2 बराबर 6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा तो 1 गुने 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? 8, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 4, और टोटल संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ? 52। तो 2 के वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 52, तो 1 के वैल्यू हो जाएगा 26। 1 के वैल्यू 26 निकला, तो हमको निकलना क्या ना 6, क्योंकि कह रहा है प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्या का योग 6 है, तो 6 गुने 26 बराबर 156। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करते हैं, और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि पहला व्यक्ति है जो 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय करने में उसको 60 मिनट का समय लगता है, और अगले 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 30 मिनट का समय लगता है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी? ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है उसके बाद होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है? 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 33 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 60 मिनट और 30 मिनट, तो 90 मिनट। 90 मिनट को 60, अगर घंटा में बदलना है तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा, 3/2। इसको और सॉल्व करें तो 33/3 गुने 2, इसे ही कट गया, तो 11, तो 11 दूना 22 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? इसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% कम हो गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, आय हमेशा दो चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सामान बेचा और उस सामान का कीमत कितना था। मान लीजिए आप कोई वस्तु बेच रहे 5 रुपये का, और उसको आप 10 वस्तु बेच दिए, तो आपको कितना आया होगा? 50 रुपये। कोई व्यक्ति 10 रुपये का वस्तु बेच रहा है और वह 6 वस्तु बेच दिया, तो उसको 60 रुपये का आया हुआ। तो आय डिपेंड करता है वस्तु की कीमत पे, और जो वस्तु कितना वस्तु मतलब नंबर ऑफ वस्तु, कितना वस्तु बेचा गया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मूवी टिकट में 18%, मूवी के टिकट की जो पैसा था, टिकट का जो मूल्य था उसमें 18% की वृद्धि हुआ, जिससे क्या हुआ? अगर टिकट का पैसा बढ़ा दिया गया तो जो दर्शक जो देखने आते थे मूवी वो घट गए। कितना घट गया? 25%। तो इसे हम देखेंगे कि मान लीजिए 100 रुपये पहले टिकट का दाम तो 100 रुपया है, और अभी कर दिया गया बढ़ा के 118 रुपया, तो 25% कम गया दर्शक। तो पहले अगर 4 दर्शक आते थे, 25% मतलब 1/4, तो पहले अगर दर्शक 4 आते थे, अब दर्शक कितना आ रहे? 3 आ रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि आय क्या होगा, तो आय में क्या प्रभाव पड़ता है? आय क्या होता है? पहले हम देखें कि टिकट का मूल्य और जितना टिकट बिक रहा है उसका गुणनफल, तो यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ 400 आय हो रहा है, और यहाँ हो जाएगा 300, गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, 354। तो आय में क्या अंतर आया, क्या डिफरेंस आया, कितना परसेंट की लॉस हुआ या कितना परसेंट बढ़ा, ये सब देखना है। तो ये पहले 400 था पहले आय, अब होगा 354 आया। कितना कमी हुआ? तो 46 का कमी हुआ ना, 46 का कमी हुआ 400 पे गुणे 100। ठीक है, इसे ही ख़त्म, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना? 21 चौक नहीं 11 चौक 44, और 2/4, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो 11.5% का कमी हो गया राजस्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास पे। बोर्ड मास में थोड़ा ध्यान रखिएगा,
इसे होता है ना BODMAS, ठीक है। बोडमास नाम कैसे पड़ा, पहले ब्रैकेट, क्योंकि ये मतलब कैलकुलेशन सोल्व करने का तरीका बताता है। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ऑफ होगा, उसके बाद डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ऐड होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम लोग। ब्रैकेट सोल्व करके 24 चौक 96, और 96 को 16 से भाग देंगे तो 6 मरतबा कर देगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। 24 चौक 96 बटा 16, तो 16 छक 96 हो जाए, ठीक है। देखिए अब ब्रैकेट के बाद क्या हो सॉल्व होता है, ऑफ, तो 6 चौक 24, 4 में 6 से गुना होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 24। इस 24 से इस 24 से अगर भाग देते हैं तो एक मरतबा कट जाएगा, एक को 19 से गुना करते तो 19 हो जाएगा, ठीक है। हो गया सॉल्व। एक बार फिर से देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे कि हम इसको किए हैं, E4 से E4 कट गया, 1/4 हो गया। इसको ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे देख सकते हैं, 24 गुने 4/16, 4 चौका 16 और 4 छक 24, 6 हो गया। और 6 को इस 4 से गुना किए जो ऑफ में दिख रहा है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। आई 24 है, 24 से भाग दिए तो एक मरतबा कट जाएगा, तो पूरा 1 हो जाएगा। और फिर 19 में 1 से गुना होगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ऐसे मेरा खुद अच्छा नहीं है। अब देखते हैं कि कभी भी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी चलिए आप लोग अच्छा कीजिए। दिया हुआ यदि PQR का रेशियो 9, 10, 11 है तो P + Q, Q + R और R + P का मान कितना होगा। ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका वैल्यू रख देना है, क्योंकि अगर डिग्री सेम है, जैसे कि P की वैल्यू 1 है, P की डिग्री 1 है, Q की डिग्री 1 है, R की 1 है, मतलब हमेशा हर जगह एक समान डिग्री है, तो आपको K या X या कोई कोफिशिएंट मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ P + Q, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, Q का 10 और R का 11, तो P + Q है 9, 10, 19 और Q + R 10, 11, 21, R + P 11, 9, 20, ठीक है। तो 19, 21 और 20 हो जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ऐसे सब बात है, ठीक है। आगे चल के मैं और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये तो GD का करा रहा था, और इसलिए अच्छे अगर रिस्पॉन्स आते हैं तो फिर मैं CSL CGL सारा चैप्टर का कराऊँगा, और हो सकता है चैप्टर वाइज भी लेके आऊँ। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसी कंटिन्यूटी बनाए रखिए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। चलिए, तो आज के लिए रखते हैं, और अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थांकू का स्पेलिंग क्या होता है THANKO, मेरी तरफ से थांकू। एक इमोजी बना देता हूँ, ठीक है, ऐसी वाली। चलो ठीक है, रखता हूँ। गुड नाइट आज के लिए। भाई थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करो, हाँ।